नमस्कार, मैं विवेक कुमार। मजदूर मोर्चा के साहसिक बोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मजदूरों की दशा पे बात करने की या उसको दिखाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता अब बची है, या ऐसी कोई भी फॉर्मेलिटी करना बाकी रह गया है जिसको आप नेशनल टीवी पे रोज़ आए दिन देख रहे होंगे। और आज हम महसूस करते हैं इस ज़रूरत को, जो मज़दूरों की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं और जिन्होंने मज़दूरों का बीड़ा उठाया है, उन लीडरों से बात करने की कि असल में पलायन करते मज़दूर, सड़कों पर मरते मज़दूर और रेलवे की पटरी पर अपनी गर्दन कटाते मज़दूर की हाल आज जो ये हुए हैं वो क्यों हुए हैं, और अगर ये हुए हैं तो इस लड़ाई में ये मजदूर संगठन कहाँ हैं और आने वाले भविष्य में अपने आप को कहाँ देखते हैं। इस पर बात करने के लिए फरीदाबाद के इनकलाबी मजदूर केंद्र के दो मुख्य अधिकारी, एक संजय मौर्य जी जो यहाँ के प्रदेश सचिव हैं और दूसरे मुन्ना प्रसाद जी जो कि केंद्रीय प्रभारी हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं इस बातचीत में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं संजय मौर्य जी के पास और उनसे सवाल करते हैं मजदूरों की स्थिति पर। स्वागत है मौर्य जी आपका इस मजदूर मोर्चा की सीरीज मजदूर कार्यक्रम में। लॉकडाउन होता है और शुरुआती दौर में मजदूरों के ऊपर उस तरह की आंच नहीं आई जिस तरीके की आंच आज हम देख रहे हैं सड़क पर, जैसे मजदूर जा रहा है, आ रहा है। तो आप इस स्थिति को फरीदाबाद के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से देखते हैं शुरुआती दौर से? हम लोग फरीदाबाद में देखेंगे तो पता चलेगा कि जो ये फरीदाबाद एक इंडस्ट्री बेल्ट है। यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री है, अलग अलग राज्यों से यहाँ मजदूर काम करते हैं और यहाँ पे काम करने वाले मजदूर जो मिनिमम मतलब बोलें तो बहुत कम सैलरी पे काम करने वाले मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो ठेकेदारी पे हैं या अलग अलग कारखानों में, कंपनियों में भी छोटे छोटे यहाँ उद्योग हैं, वर्कशॉप हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। और वो काम करने वाले मजदूर बहुत कम पैसे में जिंदा रहने के शर्तों पे मैक्सिमम आबादी मजदूरों की यहाँ रह रही है। और आप देखेंगे कि हमारे देश में जो मोदी जी हैं, मोदी जी ने सीधा सीधा जो है लॉकडाउन किया। लॉकडाउन एक ऐसा लॉकडाउन करवाई है इनके तरफ जैसे नोटबंदी, बगैर किसी तैयारी के इन्होंने लॉकडाउन किया। और लॉकडाउन करते हुए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई योजना नहीं है कि ये लॉकडाउन करेंगे तो जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है वो क्या खाएगा। जो यहाँ के ठेकेदारों के पास 7,000 8,000 में 30 दिन काम करता है, वो लॉकडाउन के बाद क्या खाएगा या लॉकडाउन कितना चलेगा, इसकी कोई योजना मोदी सरकार के पास थी ही नहीं। बल्कि इन्होंने योजना बनाने के बजाय सरकार बनाने पे ज़्यादा जोर दिया। और उस सरकार बनाने की कार्रवाई में या जब से इनकी सरकार बनी है, इन्होंने दो ही चीज़ दिया है हिंदुस्तान के मजदूरों को, वर्किंग क्लास को, हिंदू मुसलमान गाय गोबर यही सब दिया है। और इसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने जब लॉकडाउन किया तो ताली बजवाया, थाली बजवाया। और ये जिन मजदूरों को धर्म की चाशनी में लपेट रहे थे, जो बंगाल, पाकिस्तान जैसे अलग देशों से हिंदुओं के हमदर्द बन रहे थे, आज इनसे सवाल करने की ज़रूरत है। मोदी जी, जब आपको WHO विश्व संगठन है जो, उसने पहले ही 11 मार्च को इसको वैश्विक आपदा घोषित कर देता है, तब आप क्या कर रहे हैं मोदी जी? तब ये कर रहे थे कि सरकार बनाने में लगे हुए थे, तब ये संसद बनाने में कार्रवाई चला। पर ये शुरुआत के जो 2 लॉकडाउन रहे, पहले और दूसरे, उस दौरान मजदूरों का पलायन इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ। तो क्या कारण था जो मजदूर इतने दिन यहाँ रुका रहा? मजदूर अभी असल में मजदूरों को मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने करा हुआ ऐसा था कि ये जैसे ही एक दिन हम देखते हैं कि 22 तारीख को ये बोलते हैं कि जनता कर्फ्यू है एक दिन का, उसके बाद 24 तारीख को प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि 21 दिन का लॉकडाउन है। तब भी मजदूर या जो यहाँ से ऐसे लोग थे जो यहाँ अलग अलग राज्यों से आके रहते थे, उनको उम्मीद थी कि इसके बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, क्योंकि हम उस पर, हमारी देश की मीडिया तब भी उस पर बात नहीं कर रही है गंभीरता से, उनको बता नहीं रही है कि हम किस तरीके की समस्या से भारत की पूरी जो है इकोनॉमिक बिगड़ने वाली है, देश के लोगों के जीवन पे संकट आने वाला है। इस पे बात करने के बजाय अभी वो क्या मरकज पैदा कर दिया इन्होंने दिल्ली में। ये जो है पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में इतनी भुखमरी है। आप कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में लोगों को यकीन रहा सरकार पे कि शायद ये कुछ करेंगे, वही ये बता रहे मरकज की वजह से वहाँ ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने बताया नहीं कि दुनिया में क्या हालात हैं, इसकी गंभीरता क्या है, इसकी
इसके परिणाम क्या होंगे ये नहीं बताए। 17 तारीख वाले में जब इन्होंने किया उसके बाद से लोगों की उम्मीद टूटी है और इनसे भरोसा उठ गया। और तब लोगों का फरीदाबाद से मैं कहता हूँ कि पलायन तब तक नहीं था। और 17 तारीख के बाद हम लोग खुद जो है राहत कार्य चला रहे थे तमाम लोगों की मदद से। हम लोगों ने देखा कि 17 तारीख के बाद से यहाँ से ट्रकों से पलायन शुरू हुआ और उससे पहले इतना पलायन नहीं था यहाँ। मैं इस पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा आपको कि जब राहत कार्य आप लोगों की तरफ से और दूसरी संस्थाओं से, गुरुद्वारों से, मंदिरों से और कुछ सरकारी तौर पे भी जो छुटपुट तरीके से चल रहे थे, हाँ, उसके बावजूद किन कारणों की वजह से मजदूर निकला? अगर उसको खाने को मिल रहा था तो वो क्यों छोड़ के गया? नहीं मिल रहा था। हमारे पास सीमित संसाधन है। यहाँ 8 लाख से ज़्यादा मजदूर काम करता है कारखानों में और 8 लाख मजदूर जब काम करता है तो कोई आप जैसे लोगों के मदद से हम जैसे कुछ लोगों को, कुछ सैकड़ों लोगों को तो हम राहत पहुंचा सकते हैं। ऐसी और तमाम संस्थाएं थी वो कुछ राहत पहुंचा सकती हैं जी। सरकार की तरफ से कुछ नहीं था, सरकार की तरफ से इसमें कुछ नहीं था जी। सरकार तो जो शुरू से इन्होंने एक चीज बनाया है कि हिंदुस्तान की जनता जब संकट में हो उसे लाइन लगवाओ। इन्होंने तब भी लाइन लगवाया, ये फार्म भरो, वो ऑनलाइन फार्म भरो, तुम्हारे खाते में पैसे आएंगे, ऑनलाइन फार्म भरो, तुम्हें राशन मिलेंगे। और मजदूर भूख से मरता रहा, मजदूर यहाँ वहाँ लाइन लगाता रहा। तमाम लोग जो खिचड़ी बांट रहे थे, राशन बांट रहे थे, ये सरकार बिल्कुल नकारा और निकम्मी सरकार साबित हुई। इसका परिणाम है कि लोग मजदूर यहाँ से पलायन किए। अच्छा मौर्य जी, अब मजदूर वापस चला गया है जी। सरकारी महकमे की विफलता की वजह से बहुत बेइज्जत होता हुआ, बहुत कष्टों में। अभी पिछले 48 घंटे में 9 लाशें श्रमिक ट्रेनों से निकाली गई हैं। उसकी जिम्मेवारी ना रेलवे ने ली, ना किसी भी सरकार ने, ना किसी राज्य सरकार ने। देखिए जो है निश्चित तौर पर चूँकि आपको बता दें कि जो 20वीं सदी की जो बड़ी जो घटना थी, रूस की जो मजदूर क्रांति थी, अक्टूबर क्रांति जिसको कहते हैं, और उस क्रांति के बाद जो लहर चली कि बड़े पैमाने पर कई सारे देशों में क्रांतियाँ हुई। चीन में क्रांति हुई और 13 देशों का सोवियत संघ खड़ा हुआ था। तो दुनिया भर के जो है मजदूर आंदोलनों को उससे ताकत मिलती थी। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष, भारत का राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष को ताकत मिली। लेकिन जैसे ही रूस के अंदर जो पुनर्स्थापना हुई, पूंजीवादी पुनर्स्थापना, वहाँ से दुनिया भर में मजदूर आंदोलन भी कमज़ोर हुआ। क्योंकि सोवियत संघ जो है ना, पूंजीपति जब पूंजीवादी व्यवस्था वहाँ कायम हो गई तब भी जो है मजदूर वर्ग का खोला पहने रहा और जो है ये एक भ्रम को क्रिएट किया था। उस भ्रम का बहुत सारे दुनिया भर में जो है मजदूर संगठन भी उसका शिकार हुए और भारत में एटक और सीटू जैसे संगठन भी, उसके जो राजनीतिक जो पार्टियाँ थी, CPI, CPM, उन्होंने भी जो है पूंजीवादी रास्ते पर भी अपने आप को चलना शुरू किया। और 1991 में जब देश में आप देखेंगे कि जब मजदूरों पर एक बड़ा हमला हुआ 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया भर में जो निजीकरण का जो है दौर चला, तो उसके बाद जो है CPI और CPM कांग्रेस के साथ अलायंस बना करके सरकारें बनाना शुरू कर रहे हैं। जो वक्त था लड़ने का, उस लड़ने के बजाय उन्होंने जो है सहयोग का जो है रास्ता वो तय किया, समझौता प्रस्ती तय की। और उसके बाद जो है अब जो है फिर जब जो है आप पूंजीपति वर्ग से समझौता करने शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर आप मजदूर आंदोलन को छोड़ेंगे। और इन्होंने मजदूर आंदोलन को लगातार छोड़ते रहे हैं और आज नतीजा ये है कि आज उनका भी आधार जो है आज खिसक रहा है। आज जो है उनकी भी बार्गेनिंग जो है पावर जो है कमज़ोर हो रही है। उनके नेताओं पर बहुत सारे लोगों ने जो है, बहुत सारे मजदूर जो है भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हैं। तो ये एक इसकी एक बड़ी वजह रही है कि अपने देश में जो है मजदूर आंदोलन के कमज़ोर होने की। अच्छा, हम वापस ज़मीनी बात करते हैं। आप लोग ज़मीन से जुड़े मजदूर नेता हैं, ये बताएं कि अब मजदूर जब वापस आएगा, और अभी आप लोगों ने हड़ताल भी की, मेरे ख्याल से 24 तारीख बीती, 22 मई को एक हड़ताल भी हुई है। उसमें आपने अपनी मांगें भी रखी हैं सरकार के। उन मांगों में क्या क्या चीज़ें शामिल रही हैं, थोड़ा उस पर ब्रीफ में प्रकाश डालें। और थोड़ा ये बताएं कि अब मजदूर को वापस लाने के बाद उसकी हालत इन श्रम कानूनों के साथ और इस कोरोना काल में कैसी होने वाली है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? हम लोगों ने जो है ना ये जो 22 मई का जो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की कॉल थी, असल में जो है ये विरोध प्रदर्शन की कॉल यही थी कि जो है एक तो श्रम कानूनों में जो इन्होंने जो है जो हमला बोला है, कार्य दिवस 8 घंटे का 8 के बजाय 12 घंटे करने का, 3 साल के लिए श्रम कानूनों को स्थगित करने का। इसके अलावा जो है जो मजदूर जो है
मजदूरों को जो गांव जाना चाहते थे उनके लिए इन्होंने उचित इंतजाम नहीं किया, बल्कि जो है उसको रोकने के लिए पुलिसिया दमन का सहारा लिया, जिसके वजह से मजदूर जो है चोरी छिपे जो है जो रास्ते से हट करके रेलवे ट्रैक पर गए। महाराष्ट्र में 16 मजदूर कट के मर गए। यूपी में 2 ट्रकों की भिड़ंत में जो है 24 एक ही साथ मजदूर मर गए थे। तो ये जो है जो मजदूरों के ऊपर पुलिसिया दमन के अलावा जो है उचित इंतजाम चूँकि था नहीं, न यहाँ पर खाने का इंतजाम था, न यहाँ पर रुकने का इंतजाम है। ज़्यादातर मजदूर के पास जो है अपना घर नहीं है, अपना रोज़गार नहीं है। तो मजदूरों को सरकारों ने उनको मतलब जीने भर का भी जो है राशन नहीं दे पाए, उनका कमरे का किराया भी नहीं दे पाए, जिसकी वजह से वो भाग रहे थे। तो ये सारी जो मजदूरों से जुड़े हुए जो सवाल थे उसको लेकर के 22 मई को जो है विरोध प्रदर्शन की कॉल दी गई थी। हम लोग उस विरोध प्रदर्शन के साथ खड़े थे और हम लोगों ने 14 जो है सूत्री मांग जो है हम लोगों ने पेश किया था, जिसमें एक तो यही मांग थी कि जो है जो श्रम कानूनों में जो बदलाव किए जा रहे हैं उसको तुरंत रोका जाए, जो कार्य दिवस जो 12 घंटा किया जा रहा है उसको जो है तत्काल प्रभाव से रोका जाए। हमने इसके अलावा जो हमने जो बात करी थी कि अर्थव्यवस्था चूँकि पहले से संकटग्रस्त है, मजदूरों की आमदनी बहुत कम हो गई है लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन के दिनों का भुगतान किया जाए, पेमेंट का भुगतान किया जाए, न्यूनतम मजदूरी हमारी जो है मजदूरों की बढ़ाई जाए। हमने 25,000 रुपया जो है न्यूनतम मजदूरी की मांग करी थी। और हम लोगों ने ये एक और मांग करी थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी कि लॉकडाउन के बहाना लेकर के बहुत सारे एक्टिविस्टों पर जो है मुकदमे चलाए गए फर्जी, तो उन मुकदमों को जो है वापस लिया जाए। और जिन्होंने जो है मजदूरों के साथ जिन अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने उन मजदूरों का उत्पीड़न किया है, शोषण किया है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो हमारी जो है 14 सूत्री मांग जो है हमने जो है वो मांग सारी आपकी हमने पढ़ी भी थी और उनको मजदूर मोर्चा पिछले अंक में लिख चुका है उसके ऊपर कि ये मांग है और सबसे उचित मांग है। सवाल ये है कि जो मजदूर चला गया वो आएगा नहीं आएगा, एक सवाल। दूसरा सवाल कि उसका शोषण, अगर वो वहाँ रहता है, अगर वो उन स्टेट्स में अपने घर गया है, वहाँ रहता है, तो वहाँ कोई रोज़गार नहीं है, वहाँ पर उसका क्या हाल होगा। और अगर वो यहाँ आता है तो नए श्रम कानून उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप इन परिस्थितियों में क्या मजदूर आंदोलन का क्या भविष्य देख रहे हैं, क्या होगा उन मजदूरों? देखिए ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका कि गांव में मजदूर जा कर के क्या करेगा। गांव में मजदूर जैसा तमाम अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि गांव में चूँकि रोज़गार है नहीं, तो जीने के लिए वो कर्जा लेगा, सूदखोरी बढ़ेगी गांव में और उसकी जीवन स्थिति और ख़राब होगी। हम लोग देख रहे हैं टीवी में कि जो यहाँ पर जो ठेकेदार टाइप के काम जो वर्कर थे यहाँ पे, वो जाके मनरेगा में दिहाड़ी कर रहे हैं। अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ है, अगर ये 1 महीना और होता है, बरसात में मनरेगा का काम बंद हो जाता है, तो ये उनकी घर जो अर्थव्यवस्था परिवार की जो है शुद्ध रूप से कर्जे पर चलेगी। अगर सरकार ने अगर जो है श्रम कानूनों को वापस जो बदलाव किया गया है अगर वापस नहीं लेती है, अगर दोबारा जो है अगर नमस्कार, मैं विवेक कुमार, मजदूर मोर्चा के साहसिक गोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मजदूरों की दशा पे बात करने की या उसको दिखाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता अब बची है, या ऐसी कोई भी फॉर्मेलिटी करना बाकी रह गया है जिसको आप नेशनल टीवी पे रोज़ आए दिन देख रहे होंगे। और आज हम महसूस करते हैं इस ज़रूरत को, जो मज़दूरों की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं और जिन्होंने मज़दूरों का बीड़ा उठाया है, उन लीडरों से बात करने की कि असल में पलायन करते मज़दूर, सड़कों पर मरते मज़दूर और रेलवे की पटरी पर अपनी गर्दन कटाते मज़दूर की हाल आज जो ये हुए हैं वो क्यों हुए हैं, और अगर ये हुए हैं तो इस लड़ाई में ये मजदूर संगठन कहाँ हैं और आने वाले भविष्य में अपने आप को कहाँ देखते हैं। इस पर बात करने के लिए फरीदाबाद के इनकलाबी मजदूर केंद्र के 2 मुख्य अधिकारी, एक संजय मौर्य जी जो यहाँ के प्रदेश सचिव हैं और दूसरे मुन्ना प्रसाद जी जो कि केंद्रीय प्रभारी हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं इस बातचीत में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं संजय मौर्य जी के पास और उनसे सवाल करते हैं मजदूरों की स्थिति पर। स्वागत है मौर्य जी आपका इस मजदूर मोर्चा की सीरीज मजदूर कार्यक्रम में। लॉकडाउन होता है और शुरुआती दौर में मजदूरों के ऊपर उस तरह की आंच नहीं आई जिस तरीके की आंच आज हम देख रहे हैं सड़क पर, जैसे मजदूर जा रहा है आ रहा है। तो आप
इस स्थिति को फरीदाबाद के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से देखते हैं शुरुआती तौर से? हम लोग फरीदाबाद में देखेंगे तो पता चलेगा कि जो ये फरीदाबाद एक इंडस्ट्री बेल्ट है, यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री है, अलग अलग राज्यों से यहाँ मजदूर काम करते हैं। और यहाँ पे काम करने वाले मजदूर जो मिनिमम मतलब बोलें तो बहुत कम सैलरी पे काम करने वाले मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो ठेकेदारी पे हैं या अलग अलग कारखानों में, कंपनियों में भी छोटे छोटे यहाँ उद्योग हैं, वर्कशॉप हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। और वो काम करने वाले मजदूर बहुत कम पैसे में जिंदा रहने के शर्तों पे मैक्सिमम आबादी मजदूरों की यहाँ रह रही है। और आप देखेंगे कि हमारे देश में जो मोदी जी हैं, मोदी जी ने सीधा सीधा जो है लॉकडाउन किया। लॉकडाउन एक ऐसा लॉकडाउन करवाई है इनके तरफ जैसे नोटबंदी, बगैर किसी तैयारी की इन्होंने लॉकडाउन किया। और लॉकडाउन करते हुए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, कोई योजना नहीं है कि ये लॉकडाउन करेंगे तो जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है वो क्या खाएगा। जो यहाँ के ठेकेदारों के पास 7,000 8,000 में 30 दिन काम करता है, वो लॉकडाउन के बाद क्या खाएगा या लॉकडाउन कितना चलेगा, इसकी कोई योजना मोदी सरकार के पास थी ही नहीं। बल्कि इन्होंने योजना बनाने के बजाय सरकार बनाने पे ज़्यादा जोर दिया। और उस सरकार बनाने की कार्रवाई में, या जब से इनकी सरकार बनी है, इन्होंने दो ही चीज़ दिया है हिंदुस्तान के मजदूरों को, वर्किंग क्लास को, हिंदू मुसलमान गाय गोबर यही सब दिया है। और इसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने जब लॉकडाउन किया तो ताली बजवाया, थाली बजवाया। और ये जिन मजदूरों को धर्म की चाशनी में लपेट रहे थे, जो बंगाल पाकिस्तान जैसे अलग देशों से हिंदुओं के हमदर्द बन रहे थे, आज इनसे सवाल करने की ज़रूरत है। मोदी जी, जब आपको WHO विश्व संगठन है जो, उसने पहले ही मार्च के 11 मार्च को इसको वैश्विक आपदा घोषित कर देता है, तब आप क्या कर रहे हैं मोदी जी? तब ये कर रहे थे कि सरकार बनाने में लगे हुए थे, तब ये संसद बनाने में कार्रवाई चला। पर ये शुरुआत के जो 2 लॉकडाउन रहे, पहले और दूसरे, उस दौरान मजदूरों का पलायन इतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ, तो क्या कारण था जो मजदूर इतने दिन यहाँ रुका रहा? मजदूर अभी असल में मजदूरों को मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने करा हुआ ऐसा था कि जैसे ही एक दिन हम देखते हैं कि 22 तारीख को ये बोलते हैं कि जनता कर्फ्यू है एक दिन का, उसके बाद 24 तारीख को प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि 21 दिन का लॉकडाउन है। तब भी मजदूर या जो यहाँ से ऐसे लोग थे जो यहाँ अलग अलग राज्यों से आके रहते थे, उनको उम्मीद थी कि इसके बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, क्योंकि हम उस पर या हमारी देश की मीडिया तब भी उस पर बात नहीं कर रही है गंभीरता से, उनको बता नहीं रही है कि हम किस तरीके की समस्या से भारत की पूरी जो है इकोनॉमिक बिगड़ने वाली है, देश के लोगों के जीवन पे संकट आने वाला है। इस पे बात करने के बजाय अभी वो क्या का मरकज पैदा कर दिया इन्होंने दिल्ली में। ये जो है पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में इतनी भूखमरी है। आप कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में लोगों को यकीन रहा सरकार पे कि शायद ये कुछ करेंगे, वही ये बता रहे हैं, मरकज की वजह से वहाँ ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने बताया नहीं कि दुनिया में क्या हालात हैं, इसकी गंभीरता क्या है, इसके परिणाम क्या होंगे, ये नहीं बताए। 17 तारीख वाले में जब इन्होंने किया, उसके बाद से लोगों की उम्मीद टूटी है और इनसे भरोसा उठ गया। और तब लोगों का फरीदाबाद से मैं कहता हूँ कि पलायन तब तक नहीं था। और 17 तारीख के बाद हम लोग खुद जो है राहत कार्य चला रहे थे तमाम लोगों की मदद से। हम लोगों ने देखा कि 17 तारीख के बाद से यहाँ से ट्रकों से पलायन शुरू हुआ, और उससे पहले इतना पलायन नहीं था यहाँ। मैं इस पे एम्फेसाइज करना चाहूँगा आपको कि जब राहत कार्य आप लोगों की तरफ से और दूसरी संस्थाओं से, गुरुद्वारों से, मंदिरों से और कुछ सरकारी तौर पे भी जो छुटपुट तरीके से चल रहे थे, उसके बावजूद किन कारणों की वजह से मजदूर निकला? अगर उसको खाने को मिल रहा था तो क्यों छोड़ के गया? नहीं मिल रहा था। हमारे पास सीमित संसाधन है। यहाँ 8 लाख से ज़्यादा मजदूर काम करता है कारखानों में, और 8 लाख मजदूर जब काम करता है तो कोई आप जैसे लोगों के मदद से हम जैसे कुछ लोगों को, कुछ सैकड़ों लोगों को
तो हम राहत पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही और तमाम संस्थाएं थी, वो कुछ राहत पहुंचा सकती हैं जी। सरकार की तरफ से कुछ नहीं था, सरकार की तरफ से इसमें कुछ नहीं था जी। सरकार तो जो शुरू से इन्होंने एक चीज बनाया है कि हिंदुस्तान की जनता जब संकट में हो उसे लाइन लगवाओ। इन्होंने तब भी लाइन लगवाया, ये फार्म भरो, वो ऑनलाइन फार्म भरो, तुम्हारे खाते में पैसे आएंगे, ऑनलाइन फार्म भरो, तुम्हें राशन मिलेंगे। और मजदूर भूख से मरता रहा, मजदूर यहाँ वहाँ लाइन लगाता रहा। तमाम लोग जो खिचड़ी बांट रहे थे, राशन बांट रहे थे, ये सरकार बिल्कुल नकारा और निकम्मी सरकार साबित हुई। इसका परिणाम है कि लोग मजदूर यहाँ से पलायन किए। अच्छा मौर्य जी, अब मजदूर वापस चला गया है जी। सरकारी महकमे की विफलता की वजह से बहुत बेइज्जत होता हुआ, बहुत कष्टों में। अभी पिछले 48 घंटे में आप लोग सिमटते जा रहे हैं। देखिए जो है निश्चित तौर पर, चूँकि आपको बता दें कि जो 20वीं सदी की जो बड़ी जो घटना थी, रूस की जो मजदूर क्रांति थी, अक्टूबर क्रांति जिसको कहते हैं, और उस क्रांति के बाद जो लहर चली कि बड़े पैमाने पर कई सारे देशों में क्रांतियाँ हुई। चीन में क्रांति हुई और 13 देशों का सोवियत संघ खड़ा हुआ था। तो दुनिया भर के जो है मजदूर आंदोलनों को उससे ताकत मिलती थी। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष, भारत का राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष को ताकत मिली। लेकिन जैसे ही रूस के अंदर जो पुनर्स्थापना हुई, पूंजीवादी पुनर्स्थापना, वहाँ से दुनिया भर में मजदूर आंदोलन भी कमज़ोर हुआ। क्योंकि सोवियत संघ जो है ना, जब पूंजीवादी व्यवस्था वहाँ कायम हो गई, तब भी जो है मजदूर वर्ग का खोला पहने रहा और जो है ये एक भ्रम को क्रिएट किया था। उस भ्रम का बहुत सारे दुनिया भर में जो है मजदूर संगठन भी उसका शिकार हुए। और भारत में एटक और सीटू जैसे संगठन भी, उसके जो राजनीतिक जो पार्टियाँ थी, CPI CPM, उन्होंने भी जो है पूंजीवादी रास्ते पर भी अपने आप को चलना शुरू किया। और 1991 में जब देश में आप देखेंगे कि जब मजदूरों पर एक बड़ा हमला हुआ 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, दुनिया भर में जो निजीकरण का जो है दौर चला, तो उसके बाद जो है CPI और CPM कांग्रेस के साथ अलायंस बना करके सरकारें बनाना शुरू कर रहे हैं। जो वक्त था लड़ने का, उस लड़ने के बजाय उन्होंने जो है सहयोग का जो है रास्ता वो तय किया, समझौता प्रस्ती तय की। और उसके बाद जो है अब जो है फिर जब जो है आप पूंजीपति वर्ग से समझौता करने शुरू करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप मजदूर आंदोलन को छोड़ेंगे। और इन्होंने मजदूर आंदोलन को लगातार छोड़ते रहे हैं। और आज नतीजा ये है कि आज उनका भी आधार जो है आज खिसक रहा है। आज जो है उनकी भी बार्गेनिंग जो है पावर जो है कमज़ोर हो रही है। उनके नेताओं पर बहुत सारे लोगों ने जो है, बहुत सारे मजदूर जो है भ्रष्ट होने का आरोप लगाते हैं। तो ये इसकी एक बड़ी वजह रही है कि अपने देश में जो है मजदूर आंदोलन के कमज़ोर होने की। अच्छा, हम वापस ज़मीनी बात करते हैं। आप लोग ज़मीन से जुड़े मजदूर नेता हैं, ये बताएं कि अब मजदूर जब वापस आएगा, और अभी आप लोगों ने हड़ताल भी की, मेरे ख्याल से 24 तारीख भी थी, 22 मई को एक हड़ताल भी हुई है। उसमें आपने अपनी मांगे भी रखी हैं सरकार के। उन मांगों में क्या क्या चीज़ें शामिल रही हैं, थोड़ा उस पर बीच में प्रकाश डालें। और थोड़ा ये बताएं कि अब मजदूर को वापस लाने के बाद उसकी हालत इन श्रम कानूनों के साथ और इस कोरोना काल में कैसी होने वाली है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? हम लोगों ने जो है ना, ये जो 22 मई का जो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की कॉल थी, असल में जो है ये विरोध प्रदर्शन की कॉल यही थी कि जो है एक तो श्रम कानूनों में जो इन्होंने जो है जो हमला बोला है, कार्य दिवस 8 घंटे का 8 के बजाय 12 घंटे करने का, 3 साल के लिए श्रम कानूनों को स्थगित करने का। इसके अलावा जो है जो मजदूर जो है, मजदूरों को जो गांव जाना चाहते थे उनके लिए इन्होंने उचित इंतजाम नहीं किया, बल्कि जो है उसको रोकने के लिए पुलिसिया दमन का सहारा लिया, जिसके वजह से मजदूर जो है चोरी छिपे जो है जो रास्ते से हट करके रेलवे ट्रैक पर गए। महाराष्ट्र में 16 मजदूर कट के मर गए। यूपी में 2 ट्रकों की भिड़ंत में जो है 24 एक ही साथ मजदूर मर गए थे। तो ये जो है जो मजदूरों के ऊपर पुलिसिया दमन के अलावा जो है उचित इंतजाम चूँकि था नहीं, न यहाँ पर खाने का इंतजाम था, न यहाँ पर रुकने का इंतजाम है। ज़्यादातर मजदूर के पास जो है अपना घर नहीं है, अपना रोज़गार नहीं है। तो मजदूरों को सरकारों ने उनको मतलब जीने भर का भी जो है राशन नहीं दे पाए, उनका कमरे का किराया भी नहीं दे पाए, जिसकी वजह से वो भाग रहे थे। तो ये सारी जो मजदूरों से जुड़े हुए जो सवाल थे उसको लेकर के 22 मई को जो है विरोध प्रदर्शन की कॉल दी गई थी। हम लोग उस विरोध प्रदर्शन के साथ खड़े थे और हम लोगों ने 14 जो है सूत्री मांग जो है हम लोगों ने पेश किया था।
जिसमें एक तो यही मांग थी कि जो है जो श्रम कानूनों में जो बदलाव किए जा रहे हैं उसको तुरंत रोका जाए, जो कार्य दिवस जो 12 घंटा किया जा रहा है उसको जो है तत्काल प्रभाव से रोका जाए। हमने इसके अलावा जो हमने जो बात करी थी कि अर्थव्यवस्था चूँकि पहले से संकटग्रस्त है, मज़दूरों की आमदनी बहुत कम हो गई है लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन के दिनों का भुगतान किया जाए, पेमेंट का भुगतान किया जाए, न्यूनतम मजदूरी हमारी जो है मज़दूरों की बढ़ाई जाए। हमने 25,000 रुपया जो है न्यूनतम मजदूरी की मांग करी थी। और हम लोगों ने ये एक और मांग करी थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी कि लॉकडाउन के बहाना लेकर के बहुत सारे एक्टिविस्टों पर जो है मुकदमे चलाए गए फर्जी, तो उन मुकदमों को जो है वापस लिया जाए। और जिन्होंने जो है मज़दूरों के साथ जिन अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने उन मज़दूरों का उत्पीड़न किया है, शोषण किया है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। तो हमारी जो है 14 सूत्री मांग जो है हमने जो है वो मांग सारी आपकी हमने पढ़ी भी थी और उसको मजदूर मोर्चा पिछले अंक में लिख चुका है उसके ऊपर कि ये मांग है और सबसे उचित मांग है। सवाल ये है कि जो मजदूर चला गया वो आएगा नहीं आएगा, एक सवाल। दूसरा सवाल कि उसका शोषण, अगर वो वहाँ रहता है, अगर वो उन स्टेट्स में अपने घर गया है, वहाँ रहता है, तो वहाँ कोई रोज़गार नहीं है, वहाँ पर उसका क्या हाल होगा। और अगर वो यहाँ आता है तो नए श्रम कानून उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप इन परिस्थितियों में क्या मजदूर आंदोलन का क्या भविष्य देख रहे हैं, क्या होगा उन मजदूरों? देखिए ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका कि गांव में मजदूर जा कर के क्या करेगा। गांव में मजदूर जैसा तमाम अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि गांव में चूँकि रोज़गार है नहीं तो जीने के लिए वो कर्जा लेगा, सूदखोरी बढ़ेगी गांव में और उसकी जीवन स्थिति और ख़राब होगी। हम लोग देख रहे हैं टीवी में कि जो यहाँ पर जो ठेकेदार टाइप के काम जो वर्कर थे यहाँ पे, वो जाके मनरेगा में दिहाड़ी कर रहे हैं। अभी समय ज़्यादा नहीं हुआ है, अगर ये 1 महीना और होता है, बरसात में मनरेगा का काम बंद हो जाता है, तो ये उनकी घर जो अर्थव्यवस्था परिवार की जो है शुद्ध रूप से कर्जे पर चलेगी। अगर सरकार ने अगर जो है श्रम कानूनों को वापस जो बदलाव किया गया है अगर वापस नहीं लेती है, अगर दोबारा जो है अगर लॉकडाउन का पैसा नगद अगर मजदूरों को नहीं मिलता है तो उनके लिए जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है, उनको जीने मरने की स्थिति है। और अभी तो हम देखे हैं ट्रेनों में जो बॉम्बे से आई हैं ट्रेनें कि जहाँ पर ब्रेड देखा, जहाँ पे पानी की बोतलें देखा, भूखे प्यासे मजदूरों ने छीन लिया। तो अगर जो है वो सरकार अगर उनको नकदी उपलब्ध नहीं करा पा रही है, अराजक की स्थिति, हाँ, तो समाज में एक अराजकता बढ़ेगी, लूटपाट बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे, ठीक है ना, वेश्यावृत्ति भी बढ़ सकती है। और जो है जो ये कोरोना का जो संकट है उससे बड़ा संकट जो है समाज में और दूसरे किस्म के संकट पैदा हो सकते हैं। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण मुँह बाएँ खड़ा है हमारे सामने कि आप जीएसटी देखें, जीएसटी में सरकार ने, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के अधिकार छीन लिए, सारे कलेक्शन अपने हाथ में ले लिए। एक तरह से टैक्स के मामले में जो फेडरलिज्म था उसको ख़त्म कर दिया, कमज़ोर किया, ख़त्म तो मैं नहीं कहूँगा। दूसरी तरफ NDMA एक्ट, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत लॉकडाउन लगाया गया, उसमें सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं। तीसरा, अभी और नए कानून लाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, नया जो है एक सर्विस सारे इनकी बनाई जा रही है, जो न्यायिक सर्विस जो है, जो कि सारा केंद्र सरकार के उस पर ही होगी, सारे केंद्र सरकार जैसे IPS IAS इन्हीं की तरफ, अखिल भारतीय न्यायिक सर्विस। हाँ, तो आप क्या सोचते हैं कि इससे फेडरलिज्म जो कमज़ोर होगा, इससे मजदूर आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए जो है ना फेडरलिज्म जो कमज़ोर किया जा रहा है, बेसिकली ये एकाधिकार घरानों की एक तरह से नंगी तानाशाही को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और ये नंगी तानाशाही लंबे समय से एकाधिकारी घरानों की एक मांग रही है। जो संघात्मक जो ढांचा है भारत का, इसको ये लोग जो है अपने जो है निज़ाम को बनाए रखने में, अपने साम्राज्य को बनाए रखने में एक बाधा के रूप में देखते हैं। तो ये लगातार पहले से ही इन्होंने जो है, कांग्रेस भी थी तभी भी इसको अपने तरीके से इस्तेमाल करती थी और भाजपा भी इसको अभी।
यहाँ पे आप देख लीजिए कि कोरोना वाले संकट में भी इन्होंने कैसे जीएसटी वाला मामले में तो किया ही किया, कोरोना में भी जो है पूरा का पूरा अधिकार अपने हाथ में जो लिया है, बेसिकली इस देश की कॉर्पोरेट घरानों के उनको लाभ पहुंचाने के खातिर ही है। और इसका खामियाजा जो है मजदूर वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने जो है जो रेल के मामले में जो है जो पीयूष गोयल हैं या महाराष्ट्र की सरकार के बीच में जो टकराव हुआ या बिहार या अलग अलग स्टेटों से सेंटर का जो टकराव हुआ, तो ये जो है जब इनकी जवाबदेही की बात आती है तो मुकर जाते हैं, स्टेट पे डाल देते हैं, और जब अधिकार की बात आती है तो अपने अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र है और ये लंबे समय तक ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपने सुना संजय मौर्य जी को और मुन्ना प्रसाद जी को मजदूरों के मसले पे। जब मैं छोटा था और स्कूल में पढ़ता था तो हमारे इतिहास के टीचर हुआ करते थे, वो हमेशा कहते थे कि दुनिया में जब भी क्रांति होती थी तो उसमें एक मध्यम वर्ग से एक आदमी निकल के आता था और गरीबों से पूछता था दुखी हो, वो कहता हाँ बहुत दुखी हूँ, तो आओ मेरे पीछे, तो उसको फिर साथ ले जाता था और फिर वो कहीं नेता बन जाता था बड़ा, और फिर वो मजदूर वहीं रह जाता था। अचानक एक दिन फिर एक मध्यम वर्ग का आदमी आता था, फिर उनसे पूछता दुखी हो, तो दुखी हो दुखी हो दुखी हो, और पूछने वाले लोग बहुत हैं, पर मजदूर की नियति दुखी रहने की ही बन चुकी है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे देश दुनिया के और समाचारों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.mazdurmorcha.com को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर विजिट कर सकते हैं, और हमारे न्यूज़ चैनल मजदूर मोर्चा के साहसिक बोल को कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।